हेलो डियर फ्रेंड, तो मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं सेकेंड ईयर का दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो लेकर। तो साथियों आप लोग जुड़ते जाइए, यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं, एक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो दोस्तों, और एक है दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 का। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये दोस्तों है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जिसको हम लोग पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो उसका ये क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का स्पष्ट नाम है दोस्तों कि जो पोलियो है दोस्तों उसी से बना है। पोलियो माइलाइटिस क्या है, इसके कारक, प्रसार व उद्भावन अवधि लिखिए। पोलियो लाइटिस के लक्षण, निदान, जटिलता, रोकथाम, उपचार और नर्सिंग प्रबंध। दोस्तों जो अक्सर आपके क्वेश्चन में होता है वो सारे चीज़ लिखना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बदला है। तो क्वेश्चन है दोस्तों पोलियो माइलाइटिस। जी हाँ दोस्तों, पोलियो माइलाइटिस इसका नाम है क्वेश्चन का, और बाद बाकी वही है जटिलता, निदान, लक्षण, कारण, उपचार, नर्सिंग प्रबंध, जो सभी क्वेश्चन में होता है। तो दोस्तों मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जो अपना दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है, 2 है, या दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, मतलब सीधा समझिए कि जितना भी चारों सब्जेक्ट हम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ना है, लगभग दोस्तों सभी में बीमारियों के बारे में ही पढ़ना है, और उस बीमारियों का दोस्तों निदान के बारे में पढ़ना है। और तो दोस्तों उसके बारे में हमको बीमारी के बारे में कारण, लक्षण, जटिलता, रोकथाम, निदान, नर्सिंग प्रबंध, मेडिकल उपचार, सभी चीज़ लिखना है। तो आप लोग को दोस्तों वो सब कॉमन है, वो सब दोस्तों लिखना ही है। बस एक नया थोड़ा सा जानना क्या होता है कि उस बीमारी के बारे में जाने, नया नया बीमारी जो हमारे सामने में आता है। तो दोस्तों यही है, कन्फ्यूज आप लोग मत होइए, क्योंकि आपसे सवाल दोस्तों ऐसे ही पूछे जाएंगे, और जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। बस शॉर्ट जो क्वेश्चन होगा वो दोस्तों अलग होगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप से दोस्तों आपको नहीं होगा, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें लिखना होता है तो वो चीज़ें होगा। लेकिन जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा चारों सब्जेक्ट में दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से पूछा जाएगा। और एक प्रकार से कहा जाए तो आसान भी है दोस्तों। स्टेप में याद रखना है कि उस बीमारी के बारे में लिख देना है पहले कि वो होता क्या है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि पोलियो माइलाइटिस क्या है, तो दोस्तों लिख देंगे कि पोलियो माइलाइटिस होता क्या है, इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सीधा जाएंगे कि दोस्तों इसका कारण खोजेंगे कि ये होता क्यों है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया तो उसके बाद हम इसका अब लक्षण ढूंढेंगे। कारण के बाद क्या ढूंढेंगे, लक्षण ढूंढेंगे। दोस्तों जब लक्षण हम ढूंढ लेंगे तो हम कहाँ चलेंगे, निदान की तरफ, डायग्नोसिस की तरफ। अब डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों बीमारी के लिए कुछ ऐसे टेस्ट है जो कि फिक्स है उसी बीमारी के लिए, और दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ है निदान में लिखा जाएगा जो दोस्तों कॉमन चीज़ें हैं, वो दोस्तों सभी बीमारी में आप लिखेंगे तो चलेगा ही। जैसे दोस्तों बॉडी परीक्षण, मतलब शारीरिक परीक्षण। उसके बाद दोस्तों है और कुछ चीज़ें हैं जो कि वो कॉमन है, सभी में लिखेंगे तो चलेगा। ब्लड टेस्ट हो गया, ये सब दोस्तों कॉमन है। तो लेकिन इसके लिए हर बीमारी के लिए एक दो चीज़ें होता है जो कि स्पेसिफिक होता है, और उसी बीमारी के लिए वो टेस्ट होता है जिसको हम लोग डायग्नोसिस, निदान बोलते हैं। तो उसमें वो 4-5 पॉइंट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों निदान के बाद आता है कि इसका उपचार कैसे किया जाएगा। दोस्तों उपचार में अब हो सकता है कि दोस्तों अगर ऐसा बीमारी होता है कितना कि दोस्तों उसमें क्या होता है, थोड़ा मोड़ा मेडिकल उपचार होता है, और नहीं तो उसके लिए सर्जरी ट्रीटमेंट ही, जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी जहाँ पे होता है ऑपरेशन, वो दोस्तों ज़्यादा उसमें इफेक्टिव होता है। तो उसके लिए थोड़ा मोड़ा क्या होगा, मेडिकल उपचार लिख दीजिएगा। मेडिकल उपचार में क्या लिखा जाएगा कि उस बीमारी में कौन से दवा दे सकते हैं, इन्फेक्शन है तो उसमें कौन सा इन्फेक्टेड वाला जो एंटीबायोटिक दवा है वो दिया जाएगा। अगर कोई वायरस संक्रमित है तो कोई वायरस वाला अगर गोली चला है तो वो देंगे। तो ये सब चीज़ें होता है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है, जहाँ पे डॉक्टर अपने तरीक़ा से ट्रीटमेंट करते हैं, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद नर्सिंग ट्रीटमेंट होगा दोस्तों। नर्सिंग ट्रीटमेंट एक तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट उपचार में, दूसरा होगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में होगा क्या कि अगर वो बीमारी ऐसा है जो कि सर्जरी उसमें काफ़ी इफेक्टिव होगा तो उसके लिए दोस्तों सर्जरी किया जाएगा। तो कौन से सर्जरी होता है, सभी बीमारी के अलग अलग सर्जरी का नाम है तो वो लिखिएगा। उसके बाद इस तरीक़ा से दोस्तों क्वेश्चन को लिखना होता है, और अंत में दोस्तों जब उपचार लिख दीजिएगा तो उसको दोस्तों एक जटिलता होता है। दोस्तों जटिलता में वो लिखिएगा कि वो बीमारी को नहीं अगर उपचार कराते हैं तो उस बीमारी से दोस्तों और क्या दोस्तों हानिकारक चीज़ें हो सकता है, तो वो दोस्तों मतलब और घातक रूप क्या हो सकता है उस बीमारी का, तो जटिलता में लिख देंगे। और अंत में लिख देंगे नर्सिंग प्रबंध। और नर्सिंग प्रबंध में तो दोस्तों जानते ही हैं बहुत सारे इसमें का पॉइंट है जो कि सभी बीमारी में कॉमन होता है, क्योंकि नर्सिंग जो देखभाल करेगी वो दोस्तों अपने तरीक़ा से करेगी, तो सभी बीमारी में लगभग सेम तरीक़ा से जो उसका जिम्मेदारी है उस तरीक़ा से करेगी। तो ये चीज़ें है लिखने का। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जहां भी आपसे पूछेगा, रोकथाम, जटिलता, प्रबंध, लक्षण, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू।
साथियों जो यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस है इसका दोस्तों हमको सब चीज़ देखना है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। तो साथियों जो पोलियोमाइलाइटिस है इसको देखिए, यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस के होता क्या है। तो साथियों देखिए पोलियो वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह रोग के पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों सीधा समझिए कि जो ये पोलियोमाइलाइटिस है ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है, पोलियो वाला जो बीमारी होता है ना दोस्तों वही है, और ये पोलियो वायरस जनित संक्रमण रोग है। दोस्तों ये पोलियो वायरस से जो संक्रमण फैलता है वही दोस्तों ये क्या है, रोग है। कौन? पोलियोमाइलाइटिस एक रोग है जो कि पोलियो वायरस के संक्रमण से फैलता है। यह रोगी के दोस्तों पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिंग सिस्टम और दोस्तों नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप लोग ध्यान दे दिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दोस्तों बताइए पोलियोमाइलाइटिस कौन से रोग चीज़ को प्रभावित करता है, कौन से अंग को, तो पाचन तंत्र को और दूसरा तंत्रिका तंत्र को, दो चीज़ को प्रभावित करता है। और एक किससे होता है, तो पोलियो वायरस जनित संक्रमण रोग है। तो समझ गए पोलियोलाइटिस के बारे में। अब इसके बारे में कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रोग कारक एवं प्रसार। दोस्तों रोग कारक मतलब होता है कि रोग का कौन सा कारक होगा, जो रोग होगा ये पोलियोमाइलाइटिस इसका कारक कौन सा होगा इस रोग का, और उसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन है प्रसार का कारण क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पोलियो का रोग कारक पोलियो वायरस होता है। दोस्तों जो पोलियो का रोग कारक है जिसके थ्रू रोग फैलता है वो कौन सा है, पोलियो वायरस है। तो समझ गए, पोलियो वायरस आरएनए प्रकार का वायरस होता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं डीएनए और आरएनए दो तरह का जीन होता है। तो दोस्तों ये जो पोलियो वायरस है ये आरएनए क्या है, आरएनए टाइप्स का ये वायरस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पोलियो है वो किस प्रकार का वायरस है, तो ध्यान में रखिएगा आरएनए वायरस है। हो सकता है साथियों कहीं यही क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछ दे, प्रैक्टिकल देने जाइएगा तो उसमें पूछ दे कि बताइए हमारा पोलियो है वो किस प्रकार का वायरस है, तो आरएनए वायरस है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद दोस्तों है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह मस्तिष्क जो दोस्तों धूसर है, धूसर पदार्थ को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो समझ गए, ये मस्तिष्क को साथियों जो पदार्थ है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। पोलियो का प्रसार मुख मल मार्ग। दोस्तों पोलियो का जो प्रसार का दोस्तों जो मार्ग है वो कौन सा है, मुंह है, जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं, मुंह या इसको हम लोग मुख बोलते हैं, और मल मार्ग मतलब दोस्तों जो रेक्टम हमारा जो मुख मल मार्ग है। उसके बाद होता है अतः पोलियो का प्रसार संक्रमित भोजन, हाथ, पानी इत्यादि से होता है। इसके साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी पोलियो फैलता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो पोलियो है वो किस प्रकार के संक्रमण द्वारा फैल सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है ड्रॉपलेट संक्रमण। तो दोस्तों पोलियो एक प्रकार का क्या है, ड्रॉपलेट संक्रमण है जिसके द्वारा फैल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। पोलियो क्या है दोस्तों, एक पोलियो मुख और मल मार्ग द्वारा फैलने का इसको क्या होता है, फैलता है। इसलिए दोस्तों इसमें दोस्तों पोलियो के प्रसार जो है संक्रमित भोजन के लेने से, हाथ, पानी, ये सब दोस्तों मल अगर हाथ में लग गया है तो उस अवस्था में भी दोस्तों क्या होगा, संक्रमण फैल सकता है। तो ये सब दोस्तों रोग कारक और प्रसार है। तो हम लोग क्या देख लिए कि दोस्तों जो पोलियो होता है, पोलियो एक दोस्तों क्या है, पोलियो वायरस से होने वाला रोग कारक है। पोलियो जो है दोस्तों एक आरएनए वायरस है। यह मस्तिष्क के जो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मस्तिष्क का जो धूसर क्षेत्र है, पदार्थ है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। पोलियो का प्रसार जो होता है, जो ट्रांसमिशन जो फैलाव होता है वो मुख या मल मार्ग द्वारा होता है। अतः पोलियो का प्रसार संक्रमित रोग, भोजन, हाथ, पानी इत्यादि से होता है। इसके साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा भी ये क्या होता है, पोलियो होता है। तो ये चीज़ें समझ गए कि पोलियो का प्रसार मतलब फैलाव और रोग होने का कारण क्या है, तो चीज़ें समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके उद्भावन काल में। दोस्तों आपसे उद्भावन पूछेगा, उद्भावन काल एक्यूबेशन पीरियड। तो दोस्तों इसका उद्भावन काल 7 से 14 दिन होता है, परंतु यह सदैव निश्चित नहीं होता है। यह मुख्यतः बाल्यावस्था में 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु में होता है। दोस्तों यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो दोस्तों मैंने इनक्यूबेशन पीरियड बताया था सुबह वाले जो टीवी वाला दोस्तों क्वेश्चन था, वहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर जो टीवी का दोस्तों क्या होता है, जो उद्भावन काल है कितना होता है। अब दोस्तों उद्भावन काल भी हम उस वीडियो में बताए थे कि उद्भावन काल होता क्या है, कि कोई अगर संक्रमण जो सूक्ष्म जीव है अगर शरीर में फैला, शरीर में घुसा, तो दोस्तों ये शरीर में प्रवेश करने से लेकर आपको वो अपना रोग उत्पन्न करने तक लक्षण जब तक दिखाई देता है, उस पीरियड को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो हो गया।
वही कहता है दोस्तों कि उद्भावन काल इंक्यूबेशन पीरियड का जो उद्भावन काल होता है 7 से 14 दिन होता है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये जो होता है दोस्तों ये 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु में मुख्यतः बाल अवस्था में होता है। तो ये चीज़ें समझ गए। अब दोस्तों इसको चलते हैं लक्षण। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लगभग इसका प्रसार कारण देख चुके हैं, तो अब हम दोस्तों इसको देखते हैं लक्षण क्या होगा। तो पोलियो में लक्षणों को 2 प्रावस्थाओं में रखा जा सकता है। मतलब दोस्तों जो पोलियो लक्षण है वो 2 अवस्थाओं में क्या है रखा जा सकता है। पहला है दोस्तों लकवा पूर्व अवस्था, मतलब दोस्तों प्री प्रेलाइटिक स्टेज। दोस्तों जो पहला है लकवा पूर्व अवस्था मतलब प्री प्रेलाइटिक स्टेज। तो देखिए यहाँ पे पहला है प्री मतलब लकवा से पूर्व अवस्था में क्या होगा, प्री प्रेलाइटिक स्टेज में गले में खराश होगा। दोस्तों ये चीज़ें होगा, आप लोग जानते होंगे पैरालिसिस जिसको बोला जाता है, जिसको लकवा बोलता है दोस्तों। तो उससे लकवा में होता क्या है कि अंग दोस्तों जो होगा शरीर का कोई अंग शून्य पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ये सब होता है दोस्तों। पैरालिसिस में लकवा हो जाता है। तो दोस्तों वो होने से पहले लकवा होने से पूर्व अवस्था में क्या होगा, ये 2 अवस्था में पोलियो दिखाई देता है लक्षण। कब कब, लकवा होने से पहले और एक होगा कि लकवा होने के बाद। तो दोस्तों ये लकवा होने से पहले की अवस्था में क्या होता है कि गले में खराश होगा, जी मिचलना, उल्टी होना बच्चे में दिखेगा, दस्त लगना, बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन आना, गर्दन में करापन, अति संवेदनशीलता, हाइपरसेंटेसिस। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए लिखा है कि CSF प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों जो CSF है हमारे मस्तिष्क में जो दोस्तों द्रव है, पदार्थ है, वही दोस्तों होता है CSF। उसके बाद है तेज धड़कन, टेकिकार्डिया। तो दोस्तों लगभग जो बच्चे में होता है सारे चीज़ें जैसे जी मचलना, उल्टी होना, गले में खराश होना, दस्त लगना, पेट खराब होना, बुखार, अत्यधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन रहना बच्चे को, गर्दन में करापन होना, अति संवेदनशील होना मतलब हाइपरसेंटेसिव होना, CSF में प्रेशर बढ़ जाएगा, मस्तिष्क में तेज धड़कन होने लगेगा। तो ये सब दोस्तों जो है लकवा मतलब दोस्तों प्री प्रेलाइटिक स्टेज में मतलब लकवा के पूर्व की अवस्था में ये लक्षण सब दिखाई देता है। जब तक दोस्तों लकवा नहीं हुआ है तो दोस्तों ये सब दिखाई देगा। और उसके बाद है कि लकवा अवस्था के दोस्तों बाद या लकवा अवस्था के होने के बाद दोस्तों जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो 2 स्टेज कौन है, प्री प्रेलाइटिक स्टेज मतलब लकवा से पूर्व, और एक है जब लकवा हो जाएगा तो कैसा स्टेज दिखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों चलने में कठिनाई होगा मतलब डिजेबिलिटी इन वॉकिंग, निगलने में कठिनाई होगा, हाथ पैरों में गति कम होगा। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि लकवा होने के बाद होता क्या है कि पेशेंट का दोस्तों जो चीज़ें हैं शरीर का कोई भी अंग हो सकता है या संपूर्ण अंग हो सकता है, इसमें दोस्तों इफेक्टेड होता है वो अंग जहाँ पे पैरालिसिस मारा है वहाँ पे शून्य हो जाएगा, काम करना बंद कर देता है, रक्त का संचार वहाँ पे क्या होता है कम हो जाता है। जिससे होता क्या है कि अगर दोस्तों पैर में प्रॉब्लम है तो चलने में कठिनाई होगा। अगर दोस्तों गले में अगर दोस्तों प्रॉब्लम हो गया है मतलब गला सुन हो गया है गर्दन से ऊपर, जिसमें हो सकता है कि आपका जिसको अगर हो ऐसा तो उस बच्चा में दोस्तों मुंह घूम जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा अपने आप। तो दोस्तों उस अवस्था में निगलने में प्रॉब्लम होगा। अगर दोस्तों आपका हाथ पैर सभी में हो चुका है तो हाथ पैर में गति कम हो जाएगा, जिसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया लकवा की अवस्था के दौरान और एक लकवा की अवस्था से पूर्व। तो 2 स्टेज में लक्षण दिखाई इस प्रकार से देता है। तो देख चुके हैं। अब इसका हम लोग डायग्नोसिस देखते हैं, निदान देखते हैं। तो फ्रेंड इसका निदान क्या होगा मतलब टेस्ट किस प्रकार से होगा या कुछ चीज़ें होगा जिसको हम लोग करके पहचान सकते हैं निदान में, निदान करने के लिए। तो एक है दोस्तों शारीरिक परीक्षण। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि शारीरिक परीक्षण जो है वो कॉमन चीज़ें है दोस्तों, सब में होगा। और एक ब्लड टेस्ट ये भी सब में होगा, सभी बीमारी में। तो निदान में ये 2 चीज़ आप लिख ही दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि लक्षणों की उपस्थिति की जाँच। दोस्तों ये भी जो चीज़ें हैं लक्षण की उपस्थिति के जाँच ये भी लिखिएगा सभी बीमारी में। शारीरिक परीक्षण ये भी सभी बीमारी में लिखिएगा। और दोस्तों रक्त जाँच ये भी सभी बीमारी में लिखिएगा। तो ये लगभग दोस्तों जो 3 चीज़ें टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस में कॉमन है, सभी बीमारी में आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। तो समझ जाइए कि कोई भी बीमारी अगर इस तरीक़ा से पूछता है तो निदान में क्या लिखेंगे, शारीरिक परीक्षण लिखेंगे ही, लक्षणों की उपस्थिति के जाँच लिखेंगे ही, और उसके बाद है रक्त जाँच लिखेंगे ही। तो ये चीज़ें 3 चीज़ हो गया। अब इसके दोस्तों 2 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इस बीमारी के लिए है। कौन सा है, एक होगा दोस्तों मल का जाँच और एक होगा CSF जाँच। CSF जाँच होता क्या है कि ब्रेन जो मस्तिष्क है दोस्तों उसमें दोस्तों फ्लूइड का जांच किया जाता है, मतलब जो द्रव है उसका जांच किया जाता है कि उसमें कितना प्रेशर है, जो कि हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। मल का जांच इसलिए होता है कि क्योंकि हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि ये जो पोलियो फैलता है दोस्तों ये मुख और मल द्वार से भी फैलता है संक्रमण, तो इसीलिए मल जांच भी किया जाता है। तो देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका जटिलता की तरफ। दोस्तों इसके जटिलता क्या क्या हो सकता है, मतलब अगर दोस्तों किसी को पोलियो हुआ है तो पोलियो होने के बाद दोस्तों इसमें अगर उसको सही से इलाज उपचार ना हुआ तो इसका भयानक और ख़तरनाक रूप और क्या हो सकता है जटिलता में, वही होता है कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों लकवा, दोस्तों अगर
सही समय से अगर पोलियो का जांच नहीं हुआ तो बच्चा में दोस्तों वही क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, जिसमें मैंने बताया ही कि क्या होता है, शरीर अंग का जो शरीर का कोई अंग है वो बंद कर देगा काम करना, शून्य हो जाएगा, गति कम हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें होता है, लकवा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों निमोनिया हो जाएगा। दोस्तों अगर पोलियो होने से क्या होगा कि और ज़्यादा खतरनाक होगा तो निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया भी दोस्तों हम लोग देख चुके हैं जहाँ पे फेफड़ा संक्रमण हो जाता है। उसके बाद तो दोस्तों डिजेबिलिटी हो जाएगा। पैरालिसिस मार देगा तो दोस्तों पोलियो में पैरालिसिस अगर मार देगा तो डिजेबिलिटी विकलांगता हो ही जाएगा। तो ये भी चीज़ें हो जाएगा, इससे जटिल रूप हो जाएगा। श्वसन असफल होना मतलब रिस्पायरेटरी रेट फेल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पोलियो जिसको भी बच्चा में अगर लक्षण दिखाई देता है कि अत्यधिक बुखार है, अत्यधिक पसीना आ रहा है, चिड़चिड़ा रहता है, तो ये सब अगर उसमें दिखता है तो पोलियो का जाँच जरूर करवाइए। ऐसे दोस्तों पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, लेकिन फिर भी बीमारी है तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। ऐसा मुक्त हो गया है तो ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों श्वसन असफल हो जाएगा। उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। दोस्तों इसका जो जटिलता ये भी है कि दोस्तों पोलियो के होने से मृत्यु भी हो सकता है। तो ये जटिलता है, इसलिए दोस्तों इससे बचकर इसका ट्रीटमेंट खोजना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गया। क्या चीज़ देखें हैं, पैरालिसिस हो जाएगा, जटिलता में निमोनिया हो जाएगा, विकलांगता हो जाएगा, श्वसन में असफल हो जाएगा और मृत्यु हो सकता है। किसके कारण से? तो दोस्तों ये चीज़ के जटिलता से, मतलब किसके जटिलता से? तो अभी हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, अभी हम लोग देख चुके हैं पोलियो मेलाइटिस, उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए रोकथाम में देखते हैं, प्रिवेंशन में देखते हैं। दोस्तों जो प्रिवेंशन है, प्रत्येक मतलब जो रोकथाम कैसे किया जाएगा इस पोलियो का, चलिए देखते हैं। प्रत्येक शिशु को टीकाकरण के दौरान निर्धारित समय पर ओरल पोलियो वैक्सीन OPV को 2 बूंद अवश्य पिलाई जानी चाहिए। दोस्तों इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जिंदगी का 2 बूंद। दोस्तों पहला जो है रोकथाम में पहला पॉइंट है कि जब दोस्तों जब बच्चा शिशु जन्म लेता है तो देखते होइएगा उससे समय समय पर लोग टीकाकरण के लिए ले जाते हैं अस्पताल में। तो दोस्तों उस समय होता यह है कि जो नर्स रहती है, जो सिस्टर रहती है, वो क्या करती है, बच्चे को टीकाकरण देने के साथ ही वहाँ पे क्या करती है, देखते होइएगा 2 बूंद उससे जो पिलाती है वो दोस्तों पोलियो ही रहता है। तो वही कहता है। और दोस्तों ऐसे तो पोलियो का दोस्तों गांव-गांव में इसका अभियान चलता ही है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग रहती है वो बच्चे लोग को देती ही हैं घर घर जाकर। तो ये सब होता ही है। तो वही कहता है रोकथाम, इसको शिशु के टीकाकरण के दौरान निर्धारित समय पर ओरल पोलियो वैक्सीन का 2 बूंद अवश्य पिलाना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गया। दूसरा है दोस्तों देखिए यहाँ पे रोकथाम में कि पोलियो के टीके की प्रभावशाली को बनाए रखने के लिए कोल्ड चैन मेंटेन रखनी चाहिए। दोस्तों जो पोलियो का टीका है उसको प्रभावशाली बनाए रखने के लिए कोल्ड चैन मेंटेन रखनी चाहिए। अब दोस्तों कोल्ड चैन होता क्या है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, शीत श्रृंखला, जिसमें होता यह है कि जो वैक्सीन है दोस्तों उसमें कुछ पावर पाया जाता है, कुछ इम्यूनिटी होता है। तो दोस्तों वो इम्यूनिटी नष्ट ना हो तो उससे दोस्तों एक टेम्परेचर दिया जाता है, जितना आवश्यकता हो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, कोल्ड चैन कहलाता है। तो ये चीज़ हो चुका है। अब दोस्तों रोकथाम हो चुका है तो अब हम इसको चलते हैं उपचार में। ट्रीटमेंट दोस्तों कैसे किया जाएगा, तो ट्रीटमेंट रोगी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब UTI के उपचार के लिए दोस्तों एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे दोस्तों नोरोफ्लैक्सिन और दोस्तों सिफेक्सिम आदि। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को दोस्तों उपचार देना हो तो दोस्तों ये होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों जिस पेशेंट को अगर इस पोलियो के माध्यम से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, UTI इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके उपचार के लिए दोस्तों एंटीबायोटिक दी जाती है। जैसा कि जानते हैं कि कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक जरूर दिया जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा दिया जाएगा, तो नोरोफ्लैक्सिन और दोस्तों सेफेक्सिम, ये 2 दवाएं हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो ऐसे तो दोस्तों एंटीबायोटिक बहुत है, लेकिन ये पर्सनल बीमारी के लिए लिखा है। उसका दोस्तों है कि रोगी में अन्य संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। दोस्तों पोलियो में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, UTI होगा, तो उसके लिए तो ये नोरोफ्लैक्सिन और सेफेक्सिन दिया जाएगा ही। अगर दोस्तों अन्य संक्रमण और देखा जाता है पोलियो के दौरान तो उसमें दोस्तों अन्य एंटीबायोटिक भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया। उसका दोस्तों तीसरा है कि रोगी को लाक्षणिक प्रबंध किया जाता है, जैसे एनाल्जेसिक दोस्तों, एंटीपायरेटिक और सीडेटिव्स। दोस्तों अगर रोगी को लाक्षणिक प्रबंध किया जाता है मतलब रोगी में जिस तरीका का लक्षण दिखा जाता है वैसा दोस्तों उसको मैनेजमेंट और प्रबंध किया जाता है। तो ये उपचार में होता है। क्योंकि देखते होइएगा दोस्तों कोई पेशेंट अगर पैरालिसिस से ग्रसित है या दोस्तों पोलियो से अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो हो सकता है दोस्तों उसको पोलियो ही नहीं रहे, कोई और भी बीमारी उसके अंदर हो सकता है। तो वही कहता है कि उसके अंदर जो भी लक्षण है उसको प्रबंध किया जाता है। रोगी का दोस्तों लाक्षणिक प्रबंध किया जाता है, मतलब उसमें लक्षण किस प्रकार का दिखाई देता है उसका प्रबंध किया जाता है। तो उसमें दोस्तों एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और सीडेटिव दवाइयाँ दिया जाएगा जैसा लक्षण दिखेगा। तो ये हो गया प्रबंधन लक्षण का। चौथा, यदि एक्सट्रीमाइटीज में लकवा हो तो कृत्रिम उपकरणों की सहायता से जीवन व्यतीत करने के लिए रोगी को प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों
एक्सट्रीमाइटिस एक ऐसी दोस्तों चीज़ें हैं जो दोस्तों अगर उसमें दोस्तों अगर लकवा पैरालिसिस मार दिया है तो दोस्तों उसमें कृत्रिम उपकरण के थ्रू ही दोस्तों जीवन व्यतीत करना होता है। तो दोस्तों ये प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको अगर एक्सट्रीमाइटिज में लकवा हुआ है या जो भी पेशेंट है उसको ये बताया जाता है कि आपको जो है कृत्रिम उपकरणों की सहायता से ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा और इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये भी एक उपचार है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि एक्सट्रीमाइटिज होता क्या है, उतना हम यहाँ पे समझाने लगते हैं दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि एक्सट्रीमाइटिज होता क्या है, जहाँ पे लकवा होने पर कृत्रिम उपकरण लगाया जाता है। तो ये चीज़ हो गया उपचार में। तो उपचार में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो दोस्तों उपचार में अगर पोलियो के दौरान अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई के इन्फेक्शन होता है, तो उसमें जो एंटीबायोटिक दिया जाएगा उपचार के लिए वो होगा नोरोफ्लेक्सिन और सिफेक्सिन। दूसरा है कि दोस्तों अन्य संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। रोगी को लाक्षणिक प्रबंध में दोस्तों दिया जाएगा कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सिडेटिव्स। अब इसमें जो जरूरी पड़ेगा, जो लक्षण दिखाई देगा वैसा प्रबंध किया रहेगा तो देगा दवाई। उसके बाद है यदि एक्सट्रीमाइटिज दोस्तों लकवा हो तो कृत्रिम उपकरण से रोगी को जीवन व्यतीत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये चीज़ हो चुका है उपचार में। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल दोस्तों आसान लैंग्वेज में है, समझने के लिए बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में आसानी से समझिए आप लोग। नर्सिंग प्रबंध देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट दोस्तों। अब इसका नर्सिंग प्रबंध कैसे होगा, नर्स जो है इस बीमारी में दोस्तों कैसे हम अपना भूमिका निभाती है, चलिए देखते हैं। एक में है बालक को सहयोग के लिए बैसाखी, मतलब दोस्तों वॉकर आदि उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। दोस्तों अगर पोलियो के कारण बच्चे में दोस्तों लकवा हो चुका है, पैरालिसिस मार चुका है, तो दोस्तों बच्चे नर्स को चाहिए कि बच्चों को सहयोग के लिए अगर सही से नहीं चल पा रहा है, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो बैसाखी, वॉकर आदि का उपकरण का उपयोग कराने चाहिए। मतलब बच्चे को दोस्तों बैसाखी देना चाहिए, क्रचर जिसको बोलते हैं, और वॉकर आदि उपकरण देना चाहिए। तो ये चीज़ें है। दूसरा है बालक को संतुलित आहार प्रदान करना चाहिए। दोस्तों पोलियो में सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर शुरुआती का पोलियो है तो उस समय जो बच्चा है उसमें दोस्तों पोषक तत्व का बहुत कमी होता है। तो एक दोस्तों बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है पोलियो के शुरुआती अवस्था में। वही दोस्तों अगर नहीं मिल पाता है, चीज़ें नहीं ट्रीटमेंट हो पाता है, नहीं संतुलित आहार मिल पाता है, तो वही दोस्तों क्या होता है, आगे पैरालिसिस मारने का खतरा रहता है। तो यही चीज़ें है कि बालक को संतुलित आहार प्रदान करें। तीसरा है कि बालक व उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। दोस्तों बालक और उसके दोस्तों परिजन जो भी होंगे उसको दोस्तों साइकोलॉजिकल दोस्तों जो है वो दोस्तों उसके सहारा प्रदान करना चाहिए। ये दोस्तों उनमें उत्साह देना चाहिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में बच्चा बिल्कुल सही है, ऐसे होता है, मतलब उनको उत्साहित करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ताकि वो निराश न हो। उसके बाद नेक्स्ट है, चौथा है मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने के लिए NSAID व दोस्तों टॉपिकल औषधि देनी चाहिए। दोस्तों जो मांसपेशियों में दर्द होता है दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए नर्स को, कि बच्चे को दोस्तों NSAID व टॉपिकल औषधि देनी चाहिए। तो दोस्तों नर्स कैसे प्रबंध करेगी देख रेख अपने तरह से पोलियो वाले पेशेंट को। तो दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि बालक को सहयोग के लिए बैसाखी या वॉकर उपकरण उपलब्ध कराएगी, बालक को संतुलित आहार प्रदान कराएगी, बालक को उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों मांसपेशिया में अगर दर्द होगा उस टाइम NSAID या टॉपिकल औषधि देनी चाहिए। तो ये नर्स अपने तरीक़ा से दोस्तों जो है हेल्प कर सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है पोलियो के पेशेंट के लिए। तो ये खत्म हो चुका है, पोलियो माइलाइटिस हो चुका है खत्म। क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा, लिखना होगा इतना, पॉइंट बाय पॉइंट जैसे लिखा था वैसे ही लिखिएगा, अच्छा रहेगा, लिखने में भी बेटर रहेगा और कॉपी जो चेकने वाला होगा उसको भी बेटर लगेगा। तो बाद बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साथियों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पीलिया को परिभाषित कीजिए। पीलिया होता क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, प्रबंध लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 10 नंबर में। क्या पूछा गया है कि पीलिया होता क्या है। 1 नंबर में दोस्तों दे देगा कि पीलिया होता क्या है, 2 नंबर में दे देगा कि इसके कारण, लक्षण लिखे, 3 नंबर में दे देगा कि इसके जटिलता और प्रबंध लिखे। तो सभी क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा 10 नंबर, तीनों क्वेश्चन का 10 नंबर देना होगा। 10 नंबर देता है तो टोटल लिखेंगे तब तो मिलेगा। तो देखिए बात वहीं आ गया, कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, प्रबंध, मतलब इतना सभी में दोस्तों जो भी आपका बीमारी वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसमें इतना सारा लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं उस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पीलिया के बारे में। पीलिया तो बहुत लोग जानते ही भी होंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि होता क्या है।
साथियों जो पीलिया है जॉन्डिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, जॉन्डिस बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है साथियों ये है दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 का, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन है मेडिकल सर्जिकल पार्ट 1 का। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऐसे तो मैं बता दिया सब्जेक्ट, लेकिन अगर दोस्तों जिनको क्वेश्चन याद रहेगा वो सब्जेक्ट कोई भी हो, सामने क्वेश्चन आएगा तो धड़ाधड़ लिख देंगे। तो सब्जेक्ट से ज़्यादा मैटर नहीं है, क्वेश्चन याद होना चाहिए एक एक क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पीलिया होता क्या है, जॉन्डिस। दोस्तों शरीर में रक्त में बिलोबिरिन की सांद्रता समान से अधिक होने से त्वचा का रंग पीला हो जाता है, अतः वह स्थिति पीलिया कहलाती है। मतलब दोस्तों आप लोग देखते होइएगा कि गांव में लोग पीलिया को, जो जॉन्डिस होता है उसको दोस्तों क्या होता है कि लोग आँख से या दोस्तों शरीर के रौनक से, रंग से पहचानता है कि इसे जॉन्डिस हुआ है, उसको दोस्तों हम लोग पीलिया बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, सिंपली जानिए कि जो जॉन्डिस होता है दोस्तों किसी में भी हो सकता है, बच्चे, सियान, बूढ़े, किसी में हो सकता है। तो दोस्तों ये जो पीलिया है ये सामान्य तौर पे होता क्या है कि जो हमारे रक्त में जो बिलोबिरिन एक पाया जाता है वो दोस्तों सांद्रता उसका जो होता है ना वो समान से दोस्तों क्या होता है अत्यधिक हो जाता है, जिससे हमारा शरीर का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। और इसीलिए लोग कहता है कि इसके शरीर में खून नहीं है, शरीर इसका पीला हो गया है, और वो जॉन्डिस पहचानते हैं ऐसे। लेकिन इसका रियल रीज़न क्या है, रियल रीज़न यही है कि शरीर में बिलोबिरिन की सांद्रता समान से क्या होता है अत्यधिक हो जाता है रक्त में, जिससे जो हमारा त्वचा है पीला हो जाता है, और यह स्थिति जो है पीलिया या जॉन्डिस कहलाता है। समान से अत्यधिक मतलब क्या है 2 mg प्रति DL। जी हाँ दोस्तों, समान हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि हमारे शरीर में मतलब शरीर के रक्त में बिलोबिरिन की समान सांद्रता कितना होता है, तो 2 mg प्रति DL। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जॉन्डिस में मतलब दोस्तों कि बिलोबिरिन का रक्त में समान सांद्रता कितना होता है 2 mg DL। और दोस्तों इस 2 mg DL प्रति DL से 2 mg यहाँ पे देखिए 2 mg DL होता है, DL 2 mg प्रति DL होता है, इसको हम लोग प्रति बोलते हैं, ये वाला बीच वाला है इसको हम लोग प्रति बोलते हैं। तो दोस्तों ये शरीर में अगर आपके रक्त में अगर बिलोबिरिन की सांद्रता इस 2 mg प्रति DL से अत्यधिक हो जाता है तो क्या होता है त्वचा हमारा जो है पीला होने लगता है, और उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं पीलिया। तो समझ गए जॉन्डिस। अब दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कारण मतलब कॉज इसका क्या हो सकता है जॉन्डिस होने का, पित्ताशय में पथरी होने से। दोस्तों अगर किसी को पथरी हो जाता है, स्टेन हो जाता है, तो उस अवस्था में भी दोस्तों क्या होता है कि आपको ज़्यादा चांस रहेगा कि पीलिया हो जाएगा। तो ही कहता है कि पित्ताशय में पथरी होने से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोलेथियासिस। जी हाँ दोस्तों, कोलोलेथियासिस, जी हाँ दोस्तों, कोलोलेथियासिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय में पथरी, कोलोलेथियासिस। तो समझ गए ये पथरी कारण हो जाएगा पीलिया होने का, जॉन्डिस होने का। एक होगा लीवर सिरोसिस। दोस्तों लीवर सिरोसिस में होता क्या है कि लीवर खराब हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हेपेटाइटिस A B C D E। दोस्तों यहाँ पे जो हेपेटाइटिस का प्रकार है ABCDE, हेपेटाइटिस होने से भी दोस्तों क्या होगा कि शरीर में पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है। तो 3 क्या देखे अभी तक, पथरी होगा शरीर में तो पीलिया हो सकता है, लीवर सिरोसिस मतलब लीवर में विकार, लीवर के खराब होने से भी जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस का होने से भी जॉन्डिस हो सकता है, मलेरिया को होने से भी जॉन्डिस हो सकता है मतलब पीलिया। आंतरीय अवरोध मतलब दोस्तों इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब दोस्तों आपका जो आंत है, आंत में अवरोध हो जाएगा, मतलब कोई भी काम नहीं कर पाएगा आंत, तो उससे भी दोस्तों पीलिया होगा। सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों सिकल मतलब बीमार सेल, मतलब आपका जो शरीर का सेल है वो बीमार पड़ जाएगा, मतलब वो कुछ एक्टिव नहीं रहेगा सेल, तो ही होता है सिकल सेल एनीमिया। मतलब जो आपका सेल है वहाँ पे दोस्तों जो है बीमार पड़ जाएगा, वहाँ सेल जो है वहाँ रक्त कम जाएगा, तो यही होता है सिकल सेल एनीमिया। मतलब आपका जो सेल है वो दोस्तों सेल में रक्त अल्पता हो जाएगा, मतलब सेल में रक्त की कमी हो जाएगा कोशिका में, तो ही कहता है कि सिकल सेल एनीमिया। अधिक मद्यपान। दोस्तों अगर अत्यधिक एल्कोहलिज्म करते हैं, अत्यधिक मद्यपान लेते हैं, तो उससे भी दोस्तों क्या होगा कि जॉन्डिस पीलिया हो सकता है। कुपोषण इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अगर अच्छे से भोजन नहीं लेते हैं, अच्छे डाइट नहीं लेते हैं, संतुलित आहार, तो कुपोषण से भी क्या होगा कि ये हो सकता है पीलिया। तो कुपोषण कारण हुआ। असमान रक्त समूह का रक्त ट्रांसफ्यूजन करने से। दोस्तों अगर किसी के शरीर में रक्त जो है असमान से रक्त समूह ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब मानिए किसी का A है और A है दोस्तों, और इसको B वाले को ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, दोनों का मेल नहीं होगा, तो इससे भी क्या होगा कि आपका असमान रक्त समूह से क्या होगा, अगर रक्त ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उससे भी होगा। तो यही चीज़ें हैं।
उसके बाद है गर्भ अवस्था में हेमोलाइटिक अवस्था। दोस्तों गर्भ अवस्था में अगर दोस्तों आपको हेमोलाइटिक अवस्था होता है तो उस स्थिति में भी क्या होगा कि आपका ये होने का कारण रहेगा पीलिया। तो चीज़ें समझ गए क्या क्या चीज़ें था कि पथरी होना, हेपेटाइटिस होना, ABCD, लिवर सिरोसिस होगा, मलेरिया होगा, आंतरीय अवरोध मतलब आंत का अवरोध होगा, आंत नहीं काम करेगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, उसके बाद अत्यधिक मद्यपान होगा, कुपोषण होगा, असमान रक्त समूह का रक्त मतलब दोस्तों किसी में हमारा ए है और हम बी वाले को दे दिए तो ये असमान रक्त समूह हो गया, रक्त ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद गर्भ अवस्था में हेमोलाइटिक होने के कारण भी ये हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं दोस्तों जो हो सकता है इन सभी कारणों से क्या चीज़ पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। तो देख चुके हैं। अब दोस्तों लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स। अगर जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस होने के बाद क्या क्या चीज़ें दिखाई देने लगता है, शरीर पे क्या क्या चीज़ें होने लगता है, शरीर के अंदर शरीर के बाहर क्या दिखाई देने लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। त्वचा का पीलापन होना। दोस्तों जॉन्डिस का सबसे जो प्रमुख लक्षण सामने आता है वो दोस्तों कोई भी देख के बता देता है कि त्वचा का पीलापन होना, मतलब त्वचा दोस्तों पीला होने लगा है हद से ज़्यादा, तो समझ जाइए कि आपका अंदर जो है वो पीलिया हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है। तो दोस्तों ये चीज़ें होता है। आँखों की कर्निया, नाखून आदि में पीलापन। दोस्तों मैंने बताया कि आपके शरीर में त्वचा के साथ साथ जहाँ जहाँ दोस्तों आपके कैरोटीन वाले चीज़ें हैं, केसिन वाले, जैसे आँख हो गया, नाखून हो गया, पीलापन हो गया। जो नाखून है उस समय क्या होगा, पीलापन होने लगेगा, खुजली होने लगेगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। या दोस्तों शरीर में क्या होगा, खुजली होने लगेगा। मिट्टी के रंग जैसा मल त्याग करना। दोस्तों जो आपका मल हो जाएगा वो बिल्कुल खिले मिट्टी के कलर का हो जाएगा। उसका बाद है मूत्र का अत्यधिक पीला होना। जो आपका दोस्तों मूत्र निकलेगा वो काफ़ी अत्यधिक पीला होने लगेगा। हाइपर पिगमेंट यूरिन हो जाएगा। थकान, बेचैनी होने लगेगा क्योंकि आपके शरीर में ब्लड दोस्तों ख़त्म होते जाएगा। वजन कम होने लगेगा, आपका जो वेट है वो डिक्रीज होने लगेगा। सिर दर्द, चक्कर आना होने लगेगा, भूख नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये जो लक्षण दिखाई देता है आसान है, कोई भी जान सकता है कि सबसे पहले बात है कि त्वचा पीलापन होने लगेगा। आँखों कर्निया, आँख जो है आँख का कर्निया, नाखून आदि में क्या होगा, पीलापन होने लगेगा। खुजली होने लगेगा शरीर में दोस्तों, आपके मिट्टी के रंग जैसा आपका क्या होगा, मल होगा, मल त्याग होगा। उसके बाद दोस्तों मूत्र है काफ़ी पीला हो जाएगा जैसा कि जानते हैं। थकान और बेचैनी होने लगेगा इसमें। वजन कम हो जाएगा शरीर का। सिर दर्द और चक्कर आने लगेगा। साथ ही दोस्तों भूख नहीं लगेगा। तो इतना सारा दोस्तों लक्षण जो है दिखाई देने लगेगा अगर दोस्तों पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर दोस्तों हो सकता है या टोटल हो सकता है। अब दोस्तों इसके हम निदान में कुछ चीज़ें हैं जो कि देख लेते हैं। दोस्तों मैंने निदान में पहले ही बताया कि शारीरिक परीक्षण तो दोस्तों 100% होगा ही। तो देखिए शारीरिक परीक्षण लिखा हुआ है। उसके बाद है USG अल्ट्रासोनोग्राफी। दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी से लीवर के क्षेत्र का जो एब्डोमिनल एरिया है उसके आसपास के क्षेत्र को सभी अच्छे तौर पर देखा जा सकता है USG से। तो दोस्तों वही USG होगा, शारीरिक परीक्षण मतलब बॉडी टेस्ट होगा। मल का जांच होगा क्योंकि जानते हैं कि मल ऊपर में हम लोग लक्षण में देखे हैं कि मल दोस्तों क्या होगा। हाँ एक बात दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आप अगर निदान लिखना हो तो निदान में कौन कौन से टेस्ट होगा आप दोस्तों लक्षण से लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा लक्षण दिखाई देगा वैसा उस चीज़ को दोस्तों टेस्ट होगा। तो वही होता है, मतलब दोस्तों समझिए कि यहाँ पे लिखा था कि मल क्ले कलर का होगा, मिट्टी के कलर का, तो मल का भी यहाँ पे जाँच हुआ। उससे पहले वाले भी क्वेश्चन में देखे हैं कि मल में प्रॉब्लम होगा तो मल का जाँच वहाँ भी था। तो वही होता है। मूत्र की भी जाँच होगा, मूत्र में प्रॉब्लम ऊपर लक्षण में देखे हैं तो मूत्र का भी जांच होगा। TFT मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट। दोस्तों जो TFT होता है आप लोग समझ लीजिए, देखते होइएगा, लिखते होंगे डॉक्टर साहब पुर्जा पर कि THS TFT T4 T5 ये सब क्या है, थायराइड का दोस्तों ग्रुप है। तो दोस्तों TFT होगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद रक्त जांच होगा। दोस्तों रक्त जांच इसमें बहुत तरीका से होगा। कौन कौन से तरीका के, तो सबसे पहला बिलिरुबिन बढ़ने के कारण होगा तो बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों बिलिरुबिन का जो स्तर है वो टेस्ट किया जाएगा। कैसे, ये बिलिरुबिन देखा जाएगा कि 2 mg से नीचा है लेवल कि 2 mg से ऊपर हो चुका है, तो इस चीज़ को देखा जाएगा। उसके बाद है सीरम प्रोटीन स्तर समान। दोस्तों इसमें जो है सीरम, जो ब्लड में सीरम होता है मतलब जो प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, उसका टेस्ट किया जाएगा कि समान स्तर हो गया है या असमान स्तर है। तो इस चीज़ को दोस्तों रक्त का 2 चीज़ टेस्ट किया जाएगा। किस में, पीलिया जॉन्डिस में कौन कौन, एक बिलिरुबिन और एक सीरम प्रोटीन का टेस्ट किया जाएगा रक्त का। जी हाँ दोस्तों, तो ये रक्त में 2 प्रकार हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग चलिए इसको प्रबंध देख लेते हैं। प्रबंध में क्या देखते हैं, चलिए आसानी से देखते हैं मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा इस बीमारी का। तो दोस्तों
यहाँ पे देखिए पहला में है कि हेप्टोसेलुलर पीलिया में दोस्तों ये जो कुछ तरह के पीलिया है, जिसको अलग अलग पीलिया है दोस्तों, 2-3 प्रकार के पीलिया है, इसको आपको देखना पड़ेगा और सभी में दोस्तों किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा देख रेख का, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हिपेटोसेलुलर दोस्तों जो है पीलिया, मतलब दोस्तों हिपेटोसेलुलर पीलिया में क्या होगा प्रबंध, तो दोस्तों सर्जरी होगा, एंटीबायोटिक दिया जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाएगा। तो ये सब दोस्तों होगा 3 चीज़ें। हेपेटोसेलुलर पीलिया में क्या होगा, सर्जरी होगा, एंटीबायोटिक होगा और इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है। तो ये होता है हिपेटोसेलुलर पीलिया में, जो कि इसके प्रबंध में कर सकते हैं इतना सारे चीज़ें। क्या क्या, सर्जरी, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाएगा या एंटीबायोटिक दिया जाएगा, किसमें, हिपेटोसेलुलर पीलिया में। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आराम से साथियों, दूसरा में है कि हीमोलाइटिक पीलिया। दोस्तों हीमोलाइटिक पीलिया क्या होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। दोस्तों अगर मान गया कि किसी पेशेंट में ब्लड के प्रॉब्लम से अगर दोस्तों जो है वो हुआ है पीलिया, तो उसमें क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। मान के किसी के शरीर में दोस्तों ब्लड बिल्कुल नहीं है और दोस्तों जो पीलिया होता है उसको हम लोग कहते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। और ये दूसरा प्रकार है, इसमें होता क्या है कि ब्लड दोस्तों रक्त दोस्तों ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है और प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ हो गया हेमोलाइटिक पीलिया में। दूसरा है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, मतलब दोस्तों जो ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया है उसमें क्या होता है, तो दोस्तों सर्जरी एवं दोस्तों लिथोट्रिप्सी की जाती है। दोस्तों पीलिया में अभी तक आप लोग समझते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों दवाइयों से ठीक होता है, लेकिन दोस्तों अगर जो इस प्रकार के पीलिया होता है तो इसमें होता क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया जो कि तीसरा नंबर है, इसमें सर्जरी और दोस्तों लिथोट्रिप्सी दोनों किया जाता है। रोगी को आयरन एवं विटामिन पूरक भी दिए जाते हैं। दोस्तों जो रोगी होता है उसको आयरन एवं विटामिन पूरक दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी किया जाता है। दोस्तों ये बच्चा वाला मतलब होगा तो उसको क्या किया जाएगा, फोटोथेरेपी किया जाएगा। फोटोथेरेपी क्या होता है आप लोग को मैंने बता चुका हूँ कि फोटोथेरेपी वो होता है कि ब्लड में अगर सामान्य से बिलोबिन अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो चमड़ा के सतहों पर क्या होता है, चिपक जाता है और चिपकने से दोस्तों क्या होता है, वही दोस्तों बिलोबिन फोटोथेरेपी उसी चीज़ को तोड़ने के लिए काम में आता है। बिलोबिन को सतहों से हटाने के लिए, तोड़ने को लिए काम में आता है। तो इसलिए क्या होगा, बिलोबिन अगर यहाँ पे बढ़ेगा तब पीलिया होगा और पीलिया जब होता है तो दोस्तों बिलोबिन को समान स्तर में लाने के लिए फोटोथेरेपी का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसमें अतिरिक्त रोगी को संतुलित आहार देना चाहिए। दोस्तों अगर पीलिया होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया अगर है तो दोस्तों इसमें संतुलित आहार दीजिए। फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। रोगी को आयरन एवं विटामिन पूरक सप्लीमेंट देना चाहिए। रोगी को जो दोस्तों है सर्जरी एवं लिथोट्रिप्सी भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। संतुलित भोजन में क्या होगा, हाई क्लोरीन, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, लो फैट डाइट एंड एडिक्वेट साल्ट दिया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों ये होता है। उसका दोस्तों है चौथा है कि रोगी को दोस्तों यहाँ पे देखिए रोगी को दोस्तों फेनोबारबिटॉन औषधि भी दी जानी चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसको हम लोग दोस्तों फेनोबैराबिटॉन दवाई भी देनी चाहिए, औषधि देना चाहिए। तो चौथा में क्या था, तो रोगी को दोस्तों फेनोबेरोटाइन औषधि भी देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ें हैं, हम लोग 4 तरीका से प्रबंधन देख चुके हैं। 4 तरीका से प्रबंधन क्या है, पहला था हिपेटोसेलुलर पीलिया, उसमें सर्जरी, एंटीबायोटिक और इमोग्लोबिन दिया जाता है, प्रबंध करेंगे। दूसरा है कि हीमोलाइटिक पीलिया होता है तो दोस्तों उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा और प्लाज्मा ट्रांजेक्शन किया जाएगा। उसका दोस्तों तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया होता है तो इसमें सर्जरी और दोस्तों लिथोट्रिप्सी किया जाता है। रोगी को आयरन एवं विटामिन पूरक दोस्तों दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी हो जाता है। और उसके बाद है इसमें संतुलित आहार दिया जाता है, जैसे हाई क्लोरीन, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन और लो फैट डाइट एंड एक्वाइट साल्ट ये होता है। और चौथा जो प्रबंधन है दोस्तों रोगी को क्या है, फिनोबेरोबाइटन औषधि भी दिया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नाम लिखा हुआ है, बड़ा नाम है, फिनोबारबिटॉन औषधि भी दिया जाता है। कौन दवा, रोगी को फिनोबारबिटॉन औषधि भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए कि इसमें जो है पीलिया में रोगी को फिनोबारबिटॉन औषधि भी दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गया दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन होता है समाप्त द एंड। तो दोस्तों हम लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं, पीलिया देखे हैं और फर्स्ट में हम लोग क्या देखे हैं, पोलियो। जहाँ दोस्तों एक पीलिया देखे हैं और एक देखे हैं पोलियोमेलाइटिस। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, पोलियोमेलाइटिस, और वो जो पीलिया है दोस्तों मेडिकल सर्जिकल 1 का है। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, पढ़िए दोस्तों ध्यान से। हम वीडियो इसीलिए दोस्तों 30 मिनट या 35 मिनट का बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझे। इतना दोस्तों आपको कॉलेज में कोई नहीं बता पाएगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाद बाकी शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए